नमस्कार साथियों। देखिए, भारतीय भूगोल की हमारी जो श्रृंखला हमने पहले प्रारंभ की थी, उसको हमने बीच में ही समाप्त कर दिया था। कुछ कारण रहे थे समाप्त करने के, लेकिन उस श्रृंखला को हम पुनः जहां हमने छोड़ा था वहां से नहीं, पुनः शुरुआत से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उसी श्रृंखला में, सबसे पहले हम ले रहे हैं भारत का भूगोल। कौन सा भूगोल? भारत का भूगोल। उसके बाद में अन्य टॉपिक जो है उन पर भी चर्चा रहेगी साथ साथ में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारत के भूगोल की। देखिए, भारत के भूगोल की बात करें तो इसमें आज जो हम टॉपिक लेंगे वो भारत का नामकरण और भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। भारत के पड़ोसी देशों को मिलाकर किस संगठन के रूप में जाना जाता है, तो या भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, कौन से देश शामिल नहीं है, इन बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चर्चा जो हम कर लेते हैं। हालांकि सभी मेहनती विद्यार्थी हैं, सभी जानते हैं कि हमारे जो जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें क्या चीज पढ़नी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सभी कॉमन पेपरों के बारे में। तो एक बार सिलेबस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि टॉपिक का नाम हमारा जो आज का रहेगा वह रहेगा भारत का नामकरण रहेगा, लेकिन छोटी सी चर्चा यहाँ पर किस पर कर लेते हैं, पाठ्यक्रम पर कर लेते हैं कि भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम हालांकि छोटा शब्द है, मैं इसको बड़ा कर दूंगा। पाठ्यक्रम इतना कोई इसमें पढ़ाने वाला वो बिंदु नहीं रहता है। देखिए, पाठ्यक्रम की बात करें, सबसे पहले सामान्य परिचय रहेगा हमारा। क्या रहेगा? सामान्य परिचय। और ऐसा नहीं है कि यह श्रृंखला बीच में हम छोड़ दें, इस श्रृंखला को हम शुरुआत से लेकर एंड तक चलाएंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। बिल्कुल, जितना बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप बहुत बड़ी बड़ी फीस भर करके जो पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, वह आपको यहाँ पर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम की बात करें तो पहला बिंदु जो रहेगा वह रहेगा सामान्य परिचय भारत का। सामान्य परिचय में जो हम बिंदु पढ़ते हैं वह बिंदु हम देखेंगे, एक तो देखेंगे नामकरण। एक बिंदु कौन सा देखेंगे? नामकरण। एक बिंदु जो हम देखेंगे वह देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। और इसमें चाहेंगे तो हम एक बिंदु और लगता है इसमें, वह लगता है प्रमुख संगठन। पड़ोसी देशों के साथ जो संगठन होते हैं ना, उनके बारे में, पड़ोसी देश एवं संगठन। संगठन के बारे में जैसे एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ना, तो दक्षिण एशिया के देशों का जो संगठन है, तो उन संगठनों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। दूसरा जो बिंदु हम अध्ययन करेंगे वह करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। किसके बारे में? भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में अक्षांश स्थिति भी देखेंगे, देशांतर स्थिति भी देखेंगे। उसके बाद में भारत की जो है विस्तार, क्या देखेंगे इसके बाद में? भारत की स्थिति एवं इसी में हम पढ़ लेंगे किसके बारे में? विस्तार के बारे में। विस्तार के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे भारत की सीमा के बारे में, कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों से लगती है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितनी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक प्रदेश। भारत के भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक प्रदेश, ठीक है ना। तो भारत के कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश हैं, या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में या कितने भूभागों में बांटा गया। जैसे कि पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। मैदानी प्रदेश की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान। मरुस्थली की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में पठारी क्षेत्र आ जाता है, तटीय क्षेत्र आ जाता है, द्वीप समूह क्षेत्र आ जाता है। तो इन क्षेत्रों के बारे में हम किसमें अध्ययन करेंगे? भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो बिंदु रहेगा वह बिंदु रहेगा भारत का अपवाह तंत्र। क्या रहेगा हमारा? भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो बिंदु रहेगा, अपवाह तंत्र में हम मुख्यतः जो बात करेंगे वह बात करेंगे किसके बारे में? नदियों के बारे में, झीलों के बारे में और भारत के झरनों के बारे में। और उसके बाद में नदियों पर बनाए गए कौन कौन से प्रमुख बांध हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद में 6 नंबर जो बिंदु रहेगा वह रहेगा भारत की जलवायु। क्या रहेगा? भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, ठीक है ना। जलवायु के बाद में अगला जो बिंदु रहेगा वह रहेगा मृदा के बारे में। अगला बिंदु मृदा के बाद में रहेगा वह रहेगा वनस्पति के बारे में। वनस्पति के बाद अगला बिंदु जो रहेगा वह रहेगा हमारा कृषि के बारे में। कृषि, इसी में हम फसलें पढ़ लेंगे। उसके बाद में 9 नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हम पढ़ेंगे कृषि के बाद में उद्योग। कृषि के बाद में किस पर हम चर्चा करेंगे? कृषि के बाद में हम चर्चा करेंगे उद्योगों के बारे में। और उद्योगों में हालांकि कुछ जो भर्तियां हैं उनमें प्रमुख उद्योग जो है वो कॉमन स्पेशली लगते हैं, जैसे कि प्राध्यापक भर्ती या जिसे बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, उसमें जो है लौह इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग, ये इंपोर्टेंट 2 उद्योग लगते हैं। तो लेकिन हम विस्तार से यहाँ पर सभी उद्योगों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम जो अन्य बिंदु रह जाते हैं उन पर अपनी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। अन्य बिंदु जो रह जाते हैं उन पर अपनी चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, जिसे हम शुरुआत से लेकर के एंड तक बिल्कुल फुल डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात कर लेते हैं हम भारत के भूगोल के अंतर्गत अपने पहले बिंदु के बारे में, जिसका नाम है सामान्य परिचय ले रहे हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पहला बिंदु ले रहे हैं जिसका नाम है भारत का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण। देखिए, नामकरण की बात करें, भारत के नामकरण की, तो भारत के नामकरण के लिए आपको क्या याद रखना है? भारत के नामकरण में आपको मुख्यतः 5 बिंदु जो हैं वो याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? 5 बिंदु याद रखने हैं। 5 बिंदुओं से हमारा काम चल जाएगा। फुल डिटेल के साथ इन 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, 5 बिंदु में पहला बिंदु जो आपको याद रखना है वह याद रखना है ऋग्वैदिक काल के समय। ऋग्वैदिक काल, कौन सा बिंदु याद रखना है? ऋग्वैदिक काल के समय का बिंदु रखना है। देखिए, होता क्या है, ऋग्वैदिक काल में एक पुराण लिखा जाता है। ऋग्वैदिक काल में एक क्या लिखा जाता है? एक पुराण लिखा जाता है। पुराण लिखा जाता है। उस पुराण का नाम क्या है? उस पुराण का नाम रहता है वायु पुराण। उस पुराण का नाम क्या था? वायु पुराण। वायु पुराण उस पुराण का नाम रहता है। उस वायु पुराण में हमें एक कहानी देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल के समय एक पुराण लिखा जाता है और उस पुराण में हमें एक कहानी देखने को मिलती है। एक प्रेम कहानी हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एक प्रेम कहानी। और प्रेम कहानी जो है वो किन किन के मध्य थी? तो प्रेम कहानी जो है एक राजा और एक रानी के मध्य थी। प्रेम कहानी किन किन की थी? एक राजा था, एक रानी थी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा कौन थे? राजा जो थे वो थे दुष्यंत। राजा कौन थे? राजा थे दुष्यंत। और रानी जो थी वो थी शकुंतला। शकुंतला, नाम भी अच्छे हैं। दुष्यंत और शकुंतला कौन थे? राजा और रानी। इनकी प्रेम कहानी, इस प्रेम कहानी से इनसे एक संतान उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसे भरत नाम दिया जाता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम क्या रखा जाता है? भरत। बाद में भरत जिस भूभाग पर शासन करता है, भरत जिस भूभाग पर क्या करता है? शासन करता है, उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उस भूभाग को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें ऋग्वैदिक काल में भारतीय भूभाग के लिए जो नाम देखने को मिलता है वह नाम क्या आता है? भारतवर्ष नाम आता है, ठीक है। दूसरा बिंदु, 5 बिंदुओं में पहला बिंदु हो गया ऋग्वैदिक काल के समय प्रेम कहानी वाला बिंदु। दूसरा बिंदु आपको याद रखना है, दूसरा बिंदु जो है वो याद रखना है वैदिक काल के समय का। देखिए, हम कालक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं वैदिक काल के समय का। पहला ऋग्वैदिक, उसमें फिर वैदिक काल। हालांकि वैदिक काल में ही 2 कालखंड आते हैं। एक पहला काल जो है वो ऋग्वैदिक काल आता है, दूसरा फिर उत्तर वैदिक काल आता है। वैदिक काल में होता क्या है? वैदिक काल में जो निवास क्षेत्र है भारतीय भूभाग, उसमें सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं वह करते हैं आर्य।
तो आर्यों का निवास होने के कारण, वैदिक काल में आर्यों का क्या होने के कारण, निवास होने के कारण इस भूभाग को आर्यावर्त भी कहा गया था। आर्यावर्त भी कहा गया था। वैदिक काल में आर्यों का निवास क्षेत्र होने के कारण, आर्यों का निवास क्षेत्र होने के कारण इस भूभाग को, कौन से भूभाग को, वर्तमान में जैसे हम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से जानते हैं ना, हालांकि संविधान में दो ही नाम है, भारत तथा इंडिया। वैदिक काल में आर्यों का निवास क्षेत्र होने के कारण इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। दो बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु आपको क्या याद रखना है, एक वैदिक काल, वैदिक काल में दो बिंदु आते हैं, वैदिक काल में पहला जो आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, इसके दो बिंदु याद रखना। तीसरा बिंदु आप याद रखेंगे, वो याद रखेंगे बौद्ध काल, कालक्रम के अनुसार चल रहे हैं हम, बौद्ध काल। बौद्ध काल में भारतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना बौद्ध काल में भारतीय भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारतीय भूभाग को बौद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना किस नाम से जाना जाता था, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। काफी बार ये क्वेश्चन सीधा का सीधा छपा है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो बिंदु है वह याद रखना आप। फोर्थ नंबर का बिंदु क्या होता है, फोर्थ नंबर का जो बिंदु है वह याद रखना इतिहासकारों के बारे में। किसके बारे में, इतिहासकार। और आपको याद रहा होगा कि भारतीय भूभाग में सर्वाधिक मात्रा में इतिहासकार कौन से काल में आते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में भारतीय भूभाग में जो इतिहासकार आते हैं वो किस काल में आते हैं, वह मध्य काल में आते हैं। मध्य काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा मध्य काल को इतिहासकारों का स्वर्णिम काल कहा जाता है भारतीय क्षेत्र के लिए। इसमें मध्य काल में दो क्षेत्रों से भारतीय भूभाग में क्या आए थे, इतिहासकार आए थे। पहला जो भूभाग था वह याद रखना, दो भूभागों से इतिहासकार आए थे। तो पहला जो भूभाग था वह आए थे 2 से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य में, और एक इतिहासकार आए थे 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य में। तो सबसे पहले हम 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में जो इतिहासकार आए थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में कौन आते हैं, 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य कौन आते हैं, तो याद रखना 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय भूभाग में कौन आता है, तो 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में अरबी, फारसी या फिर इनको कह सकते हैं आप ईरानी। कौन कौन से, अरबी, फारसी या फिर इन्हीं को कह सकते हैं ईरानी। ईरानी इतिहासकार जो है वह भारतीय भूभाग में आते हैं। देखिए भारत का मैप आपने देखा होगा, मैं वैसे ही बना रहा हूं, केवल उत्तर वाला भाग हमने बना दिया, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए लद्दाख वाला क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर वाला, और आपको पता होगा यहां से तिब्बत से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम कौन सी नदी कहते हैं, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। कौन सी नदी, सिंधु नदी कहते हैं। देखिए और इधर भारत के पश्चिम में कौन सा भूभाग है, इधर जो भूभाग है उसे हम अरब या फिर कह सकते हैं, अरब के साथ इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, अरब कह दो या इसको पश्चिमी क्षेत्र कह सकते हो आप, अरब कह लो या फिर इसको कह लो पश्चिमी क्षेत्र। देखिए जब अरबी यात्री या फारसी, इधर फारस, अरब, फारस या ईरान इधर ही है भारत के पश्चिम में, तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र यही है। जब यहां से ये यात्री अपने पूर्व दिशा की ओर आए, तो जैसे ये भारतीय भूभाग में प्रवेश करते हैं, तो भारतीय भूभाग में प्रवेश करते ही इन्हें एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। अब यहां से आप एक बात याद रखना, ये जो अरबी, फारसी और ईरानी इतिहासकार थे ना, इनमें एक खामी थी। वो खामी क्या थी, ये स का उच्चारण, स का उच्चारण किस रूप में करते थे, ह के रूप में करते थे। स का ही नहीं और भी शब्द थे, जैसे त और थ का उच्चारण किसके रूप में, त के रूप में करते थे। ये द और ध का उच्चारण किस रूप में करते थे, केवल द के रूप में करते थे। ये इनमें कुछ कमियां थी, प्रॉपर नहीं बोल पाते थे। अंग्रेजी भी आपको देखा होगा, कोई भी अंग्रेज भारतीय क्षेत्र में आता है तो किस तरह की अंग्रेजी बोलता है, हम समझ ही नहीं पाते उसकी अंग्रेजी को, तो उनकी कमियां ये।
तो स का उच्चारण किस रूप में करते थे? ह के रूप में करते थे। इसलिए वो सिंधु को किस नाम से? सिंधु को हिंदू के नाम से पुकारते थे। द का उच्चारण द के रूप में, तो सिंधु, सिंधु के रूप में क्या हो गया? हिंदू। हिंदू, और हिंदू का निवास होने के कारण इसको उन्होंने किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। किस नाम से? हिंदुस्तान। हिंदुओं का स्थान, स्थान था की जगह कौन सा था? ता पुकारते थे। तो हिंदुओं का इस निवास होने के कारण उन्होंने किस नाम से पुकारा? इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। तो अरबी फारसी इतिहासकारों ने जो 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में आए थे, इन्होंने भारतीय भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग काम में लिया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है। दूसरे जो इतिहासकार आए थे वह आए थे 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य में। 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य में वह जो इतिहासकार आए थे वह थे रोमन या ग्रीक इतिहासकार। रोमन या ग्रीक इतिहासकार। देखिए, रोमन या ग्रीक इतिहासकारों की बात करें तो रोमन जो लोग थे ना, रोमन जो लोग थे वो सिंधु को किस नाम से? सिंधु को इंडस रिवर के नाम से पुकारते थे। सिंधु को किस नाम से? इंडस रिवर के नाम से पुकारते थे। रोमन या फिर इन्हीं को कहते हो आप ग्रीक, एक ही बात है, ठीक है ना। तो रोमन या ग्रीक जो इतिहासकार थे वो सिंधु को किस नाम से? इंडस रिवर के नाम से पुकारते थे। और इंडस की बात करें तो इंडस से ही फिर बाद में क्या बन गया? इंडिया बन गया। इंडस से ही फिर बाद में क्या बन गया? इंडिया। तो रोमन अथवा ग्रीक इतिहासकारों ने भारतीय भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग किया? इंडिया शब्द का उपयोग किया। एक बात याद रखना यहां पर, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है ना, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से हुई है। किससे? ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से। याद रखना, रोमन इतिहासकारों ने किसका? इंडिया शब्द का प्रयोग किया, और इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा या रोमन भाषा के इंडोई शब्द से हुई है। तो कौन से बिंदु हो गए? 4 बिंदु हो गए। एक बिंदु आप कौन सा याद रखोगे? एक बिंदु इधर लिख देता हूं। एक बिंदु आप याद रखोगे भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में भारतीय भूभाग के लिए या भारतीय क्षेत्र के लिए किन नामों का उपयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान की बात करें, 2 नामों का उपयोग हुआ है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में भारतीय भूभाग के लिए 2 नामों का उपयोग हुआ है। 2 नाम कौन कौन से हैं? एक तो है आपका भारत, और एक है आपका इंडिया। तो भारतीय संविधान में भारतीय क्षेत्र के लिए भारत तथा इंडिया 2 शब्दों का उपयोग हुआ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही क्या है? भारत है। तो भारतीय भूभाग के लिए भारतीय संविधान में भारत तथा इंडिया 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। तो ये था भारत का नामकरण। भारत के नामकरण ज्यादा कोई कठिन प्रोसेस नहीं है इसकी। 5 बिंदु आपको याद रखने हैं। ऋग्वैदिक काल, या ऐसे कह सकते हो वैदिक काल के समय के आपके 2 बिंदु याद रखने हैं। उसमें एक तो है ऋग्वैदिक काल में वायु पुराण वाला आपको एक कहानी मिलती है, राजा रानी की कहानी, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। भरत पुत्र पैदा होता है जिनसे भरत के शासन बाद में करता है जिस क्षेत्र में, उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद में वैदिक काल में आर्य आते हैं, आर्यों का निवास क्षेत्र होने के कारण इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बौद्ध काल आता है, बौद्ध काल में भारतीय भूभाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में आपको इतिहासकार, देखिए कहानी से चलती जाती है। सबसे पहले वैदिक काल, वैदिक काल में ही एक काल आ जाता है हमारा, कौन सा? ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। उसके बाद में बौद्ध काल, बौद्ध काल के बाद में मध्यकाल, बौद्ध काल के बाद में कौन सा? मध्यकाल। और उसके बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल में कौन सा? भारतीय संविधान में संविधान। तो ये 5 बिंदु आपको याद रखने हैं। वैदिक काल में किस नाम से? ऋग्वैदिक काल में किस नाम से? बौद्ध काल में किस नाम से? मध्यकाल में किस नाम से? और आधुनिक काल में किस नाम से भारतीय भूभाग को जाना गया है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस
जो 5 बिंदु हैं इसको मैं डिटेल में आपको लिखा देता हूं, ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो अब एक एक से डिटेल से सभी पांचों बिंदु जो हमने शॉर्ट में पढ़े उनको लिख लेते हैं डिटेल से, है ना। तो पहला बिंदु याद लिखना आप। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल। सबसे पहले वैदिक काल। वैदिक काल, इसमें लिखिए इस काल में भारतीय भूभाग में आर्यों का अधिक निवास था। आर्यों का अधिक निवास था, इसलिए भारतीय भूभाग को आर्यावर्त के नाम से पुकारा गया। किस नाम से? आर्यावर्त के नाम से पुकारा गया। पहला बिंदु क्लियर है। दूसरा बिंदु जो आता है वैदिक काल में, एक काल और आता है, कौन सा? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। हाँ, इसमें लिखिए इस काल में वायु पुराण में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की कहानी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष के नाम से जाना गया। इसे भारतवर्ष के नाम से जाना गया। ठीक है, दो बिंदु क्लियर हो गए। तीसरा लिखिए अब बौद्ध काल। बौद्ध काल में लिखिए इस काल में भारतीय भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। 3 बिंदु क्लियर हो गए, लिख लीजिए। मैं तीनों को साफ करता हूं, उसके बाद में फिर मध्यकाल की बात करते हैं, और उसके बाद में मध्यकाल में 2 इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में भारतीय संविधान के बारे में। 4 नंबर बिंदु लिखिए मध्यकाल। इसमें लिखिए इस काल में विभिन्न इतिहासकारों ने भारतीय भूभाग को अलग अलग नामों से पुकारा।
अलग अलग नामों से पुकारा। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरबी, फारसी और ईरानी इतिहासकार। अरबी, फारसी और कौन से, ईरानी इतिहासकार। ईरानी इतिहासकार। देखिए इनके बारे में एक थोड़ा सा मैप से समझ लेना, और मैप से जल्दी समझ में आ जाएगा आपके में। हालांकि मैंने मैप से अभी शुरुआत में बताया भी था आपको। जैसे ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। सिंधु है ना, सिंधु नदी। और इधर क्या है, इधर पश्चिम की ओर कौन से हैं, अरब कह लो, फारस कह लो, या फिर इन्हीं लोगों को कह लो ईरान। ठीक है ना। जब ये इधर आते हैं पूर्व की ओर, जब ये गमन करते हैं तो इन्हें कौन सी नदी मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। और ये जो लोग थे वो स का उच्चारण किस रूप में, हा के रूप में करते थे। याद रखना, त और थ का उच्चारण किस रूप में, त के रूप में करते थे, और द और ध का उच्चारण किस रूप में, द रूप में करते थे। तो इन्होंने सिंधु को किस नाम से, याद रखना, सिंधु को इन लोगों ने क्या पुकारा, हिंदू पुकारा। सिंधु को क्या पुकारा, हिंदू। और हिंदू से ही अपभ्रंश होकर बाद में हिंदुओं का स्थान होने के कारण बाद में फिर क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान बन गया। ठीक है ना। तो ये मध्यकाल में इतिहासकारों में पहला बिंदु याद रखना। दूसरा जो बिंदु आप याद रखोगे वह याद रखोगे इतिहासकारों में ही, जो याद रखने आपको, रोमन और ग्रीक इतिहासकार। कौन से, रोमन अथवा ग्रीक इतिहासकार। रोमन और ग्रीक इतिहासकारों ने भारतीय क्षेत्र के लिए किन नामों का उपयोग किया है। तो रोमन जो लोग थे वह सिंधु को इंडस के नाम से पुकारते थे। सिंधु को किस नाम से, ये जो लोग थे सिंधु को इंडस नाम से पुकारते थे, और इंडस से ही बाद में फिर क्या बन गया, इंडिया बन गया। एक बात याद रखना, इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के, ग्रीक या रोमन भाषा के इंडोई शब्द से हुई है। इंडोई शब्द से हुई है। इंडोई शब्द से हुई है। कौन सी भाषा के, ग्रीक कह लो या रोमन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ग्रीक या रोमन भाषा के कौन से शब्द से, इंडोई शब्द से हुई है। 4 बिंदु हो गए। 5वां जो लास्ट बिंदु है वह याद रखना संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में या आधुनिक काल में लिख सकते हो, भारतीय संविधान में इस क्षेत्र के लिए, इस भारतीय क्षेत्र के लिए की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए भारत तथा इंडिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय संविधान में किन शब्दों का, भारतीय भूभाग के लिए भारत तथा इंडिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, भारत का नामकरण। नामकरण के बाद में हम बात करेंगे भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से पड़ोसी देश आते हैं। तो भारतीय क्षेत्र के पड़ोसी देश जो हैं उनके बारे में, उसके बाद में उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश नहीं हैं, और उसके बाद में कुछ संगठनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।